हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 3। देखिए, सबसे पहले अपन पॉलिटिकल साइंस के 20 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, अपने को यहाँ पर क्या करना है, कूट भाषा में उत्तर देना है दोस्तों। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद में बताना है कि कूट भाषा में कि कौन कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए, भारत में पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, भारत में पंथ निरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है। ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए जो भारत में पंथ निरपेक्षता की जो पश्चिमी अवधारणा है इसको अपनाया नहीं गया है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा है वो नकारात्मक है, जिससे दोस्तों क्या है कि वह धर्म एवं राजनीति को पूर्णतः पृथक मानता है। ठीक है, और जबकि भारत में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है, नकारात्मकता को नहीं। तो यहां पर अपना पहला नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की चर्चा की गई है, गलत हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसमें पंथ निरपेक्षता की चर्चा है वो की गई थी। ठीक है, शब्द जोड़े गए थे मूल प्रस्तावना में। ठीक है, तो यहां पर है दोस्तों, ये दूसरा नंबर का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, इसमें SR बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया। बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल ठहराया। आगे देखिए, चौथा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है और सभी धर्मों का संरक्षण भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर है तीसरा और चौथा कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है, बाकी पहला और दूसरा कथन है वो गलत है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ए नंबर तो गलत है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, 1919 के भारत शासन एक्ट के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे संबंधित असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर सिखों को भी दिया गया, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए, बजट पर बहस करने का प्रावधान, ये भी दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत था, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, 1919 के अधिनियम को। ठीक है, देखिए, बजट पर मतदान करने का भारतीयों को अधिकार है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, जो 1919 का जो एक्ट था इसके तहत भारतीय बजट में तो हिस्सा ले सकते थे, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार है वो नहीं दिया गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचान करना है। और दोस्तों उत्तर है वो अपने को कूट भाषा में देना है। ठीक है, उत्तर अपने को यहाँ पर कूट भाषा में देना है। 3 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उसके बाद में बताना है कि इन तीनों में से जो सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए, भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। ये दोस्तों अपना तीसरा नंबर का ऑप्शन में पहला नंबर का ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है, और दोस्तों यहाँ पे 2 अध्यक्षीय शासन प्रणाली है।
ठीक है, ये दोस्तों यूएसए से ली गई है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है। दोस्तों आधारभूत तत्व है यहाँ पर कठोरता है, ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत। तीसरा देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ तीसरा नंबर का जो कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर केवल 3 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए, इसमें मूल भारतीय के व्यक्ति कार्ड योजना को OCI भारतीय नागरिक कार्ड योजना में विलय किया गया है, बिल्कुल सही है। इसे भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही है। इसे भारत में संवैधानिक एवं राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए ये जो 2 कथन दे रखे हैं, ठीक है, ये सत्य है या नहीं सत्य, ये अपने को बताना है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो यानी कि अपने को नीति निर्देशक तत्व से संबंधित ये कथन है वो बताने हैं। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है वो बताना है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 49 में प्रावधान है कि कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से राज्य की उनकी रक्षा करेगा। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, दोनों कथन हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों इसमें क्या है, सत्य है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का प्रश्न, इसमें दोस्तों देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों कूट भाषा में अपने को यहाँ पर क्या करना है, उत्तर देना है और सत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक है सिद्धांत के उद्देश्यों के संदर्भ में। देखिए एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ इसमें। ठीक है, देखिए एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो दोस्तों एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, ये सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। तो ये दूसरा नंबर का इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए सामाजिक आर्थिक न्याय को सुरक्षित करना, बिल्कुल सही है। पद निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 3, 4 अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 74 के अनुसार दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, अपने को यहाँ पर सत्य कथन है वो क्या करना है, बताना है। ठीक है, 3 कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। दोस्तों देखिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 74 से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों ही क्या है इसमें सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन कर लेना, 1, 2, 3। ठीक है, तीनों ही सही है।
आगे देखिए यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने को यहाँ पर क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करना है। 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सत्य है। देखिए, मंत्रिपरिषद की चर्चा संविधान के मूल स्वरूप में की गई है, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के मूल स्वरूप में नहीं है, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान में केवल एक ही बार की गई है, यह भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये तीनों ही कथन है, ये बिल्कुल सत्य है। और मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें थोड़ा सा याद रखना है। और मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है वो संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352(3) अनुच्छेद 352(3) में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 352(3) में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 1, 2, 3 तीनों ही क्या है, सत्य है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुरुआत के 20 प्रश्न है वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा। और 20 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित रहेंगे। और बाकी के जो 60 प्रश्न है जिसमें राजस्थान जी के आ गया, ठीक है, इंडिया जी के आ गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न आ गए। ठीक है, बाकी सब इसमें आ जाएगा 60 प्रश्नों में। देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेगी। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। गांधी जी का उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस अधिवेशन से संबंधित है? बताइए कौन से अधिवेशन से संबंधित ये वक्तव्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कलकत्ता कांग्रेस महासमिति अधिवेशन में ये वक्तव्य गांधी जी के द्वारा कहे गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निहरता के प्रावधान है। दोस्तों 10वीं अनुसूची के तहत यानी कि अंतर्गत निहरता का प्रावधान है। 4 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कूट भाषा में उत्तर नहीं देना, वैसे ही बताना है। दोस्तों देखिए 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निहरता के प्रावधान है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या अपनी पार्टी विहप का उल्लंघन कर सदन में मतदान करता है, वह मतदान में भाग नहीं लेता है, तो वह अपनी पार्टी से 15 दिन के भीतर समाधान नहीं पाया हो। ठीक है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई मनोनीत सदस्य नाम निर्देशित होने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो पाता है, ये होता है दोस्तों दल बदल से संबंधित, जिसको 10वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। ठीक है, और दोस्तों उसका ये प्रावधान है। ये तीनों जो यहाँ पे कथन दे रखे हैं बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया है, क्योंकि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया है, क्योंकि बताइए। क्योंकि दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अपने को सत्य कथन बताना है। ठीक है, कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसका तात्पर्य होगा दूसरा निर्वाचन। इसका तात्पर्य होगा दूसरा निर्वाचन, बिल्कुल सही है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, ये अपना इसमें दूसरा नंबर का क्या है, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निर्वाचन के स्थान पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा समझता है। ठीक है, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर व्यक्तिगत मुद्दों पर ये लड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है इसमें 1, 3, 4 इसमें क्या है, सत्य है। दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को छांटना है। यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है वो बताना है, ठीक है दोस्तों। 2 कथन यहाँ पर आपके सामने दिख रहे होंगे और सत्य कथन बताना है। देखिए, जिला योजना समिति के 2/3 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचन सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जिला योजना समिति की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, जिला योजना समिति, इस समिति के सदस्य 4/5 सदस्य, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2/3 सदस्य दे रखा है। तो 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचन सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। यहाँ पे 2/3 है वो गलत दे रखा है, 4/5 होना चाहिए था। आगे देखिए, महानगरीय योजना समिति के 4/5 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचन सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4/5 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2/3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन, न तो 1 और न ही 2 इसमें सत्य है। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है। बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है वो इसमें सत्य कथन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन है वो सत्य है, वो बताना है यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे संसद विधि द्वारा किसी राज्य का संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकती है, ठीक है दोस्तों। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक है वो नियुक्त कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। ये इसमें एक कथन है वो गलत दे रखा है, ठीक है। देखिए, यदि कोई राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य के प्रशासक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त होता है तो वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्य का प्रयोग अपनी मंत्री परिषद से स्वतंत्र रहते हुए करेगा। ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही कथन है, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा नंबर का कथन है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन कर लेना, जिसमें 2 कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य सचिव पद का सर्जन वेवेजली ने 1799 ईस्वी के समय किया था या इनके समय हुआ था। दोस्तों बिल्कुल सही है, इनके समय हुआ था। देखिए, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे, ये भी बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कार्यकाल है वो 5 वर्ष का नहीं होता, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री जब तक चाहता है तब तक ही ये पद पर रहते हैं, ठीक है, बाकी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें थोड़ा सा याद रखना है। और दोस्तों मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो पूर्व निर्धारित नहीं होता। मुख्य सचिव का कार्यकाल सेवानिवृत्ति के बाद भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है तो वो कौन होता है, राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें यह एक वैधानिक निकाय है, कौन सा, राज्य मानवाधिकार आयोग, बिल्कुल सही है। स्थापना के समय यह बहुसदस्यीय निकाय है, ये भी बिल्कुल सही है।
स्थापना के समय अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का इसमें प्रावधान था, यह भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्यों का प्रावधान है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए गठन के समय यानी कि 1999 के समय राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन 2006 के संशोधन के बाद में इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो गोपाल कृष्ण व्यास हैं और महेश गोयल इसके सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का इसमें प्रावधान है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सॉरी, इसमें देखिए अपने को क्या बताना था कि आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 ये तीनों तो क्या है सत्य है, चौथा अपना इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन की अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचान करना है, बताना है कि इन दोनों में से दोस्तों कौन सा इसमें सत्य है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, ठीक है, गलत कथन की पहचान करना है। देखिए इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग की यहाँ पर बात हो रही है। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी और यही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1935 में प्रांतों के लिए सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्तमान राज्य लोक सेवा आयोग का गठन यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन है ये अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये 1935 है ये गलत दे रखा है, अनुच्छेद 315 के तहत ये किया जाता है आजकल। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना तत्कालीन राज्य प्रमुख मान सिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश जारी करके की गई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। आज़ादी से पूर्व राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, ये भी बिल्कुल सही है। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों कथन तो इसमें क्या है, बी सी डी तो सत्य है, अपने को यहाँ पे गलत कथन पहचान करना था, तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथनों की यहाँ पर अपने को क्या करना है, पहचान करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, असत्य कथन का यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यह एक परामर्शकारी निकाय है, यह एक परामर्शकारी निकाय है, बिल्कुल सही है। राज्य सलाह इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, राज्य सलाह इसकी मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यदि राज्य सरकार इसकी सलाह नहीं मानती तो राज्य सरकार को विधानमंडल में इसका कारण बताना है, दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई कारण नहीं बताना। आगे देखिए इसके 33वें अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। अब तो दोस्तों क्षत्रिय बन गए हैं, संजय क्षत्रिय, और 35वें अध्यक्ष थे यहाँ पर भूपेंद्र सिंह यादव। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आरपीएससी के 35वें अध्यक्ष कौन थे, भूपेंद्र सिंह यादव, यहाँ पर 33वें दे रखे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हुआ, तो 2, 3, 4 तीनों ही हो गए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन से कथन है वो सही नहीं है, वो बताना है। ठीक है, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, दोस्तों बिल्कुल सही है।
आगे देखिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान किया गया। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का उल्लेख है, वो नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, ये कथन है ये दोस्तों सही नहीं है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए, ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, बिल्कुल सही है। ऐसी शासन व्यवस्था राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला ही कथन है वो सत्य है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है। देखिए, किसान आंदोलन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन दे रखा है 1 और कथन 2। ठीक है, किसान आंदोलन से संबंधित ये वक्तव्य दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, 1918 में विजय सिंह पथिक कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए लाहौर गए। दोस्तों, 1918 में पथिक जी कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए लाहौर नहीं दिल्ली गए थे, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया। दोस्तों, 1920 में जनारायण व्यास के निर्देशन में चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई, जिसका 1924 में नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया था। तो यहाँ पर 1920 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 1924 होता तो ये सही होता, इधर लाहौर नहीं गए, इधर दिल्ली गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कर्नल टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था, राइट आंसर हो जाएगा, ये किया था दोस्तों 1829 में। ठीक है, 1829 में। और वो कौन सी पुस्तक में किया था, एनल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, 1917 ईस्वी में रामनिवास शर्मा ने झालावाड़ में सारम नामक समाचार पत्र निकाला। ठीक है, और यही अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों, 1917 में नहीं, 1921 में निकाला था रामनिवास शर्मा ने झालावाड़ में सारम नामक समाचार पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही कथन वो ही असत्य है, और अपना यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और भी देखिए दोस्तों, इसमें झालावाड़ राज्य द्वारा मांगीलाल को 10 नंबरी की संज्ञा दी गई, बिल्कुल सही है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को की गई, बिल्कुल सही है। झालावाड़ प्रजामंडल राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल था जिसे उसके शासक ने समर्थन दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, रियासती विभाग की स्थापना 3 जून 1948 को हुई। रियासती विभाग की जो स्थापना है वो दोस्तों 3 जून 1948 दे रखा है, गलत दे रखा है। इसकी जो स्थापना है ये दोस्तों 5
5 जुलाई 1947 को इसकी यानी कि रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। ये गलत दे रखा है पहले में ही, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए, महाराजा तेज सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि ये भी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। महाराजा तेज सिंह को नहीं बनाया गया दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है कि धौलपुर महाराजा यानी कि धौलपुर नरेश उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। और अलवर महाराजा जो तेज सिंह हैं इनको उपराज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर उपराज प्रमुख होना चाहिए था, यहाँ पे राज प्रमुख गलत दे रखा है, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुशलगढ़ को संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया। कुशलगढ़ को संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया, ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कुशलगढ़ को द्वितीय चरण में राजस्थान संघ में मिलाया गया था, ये भी गलत। तीसरा देखिए, चौथा 25 से 26 जून 1946 को मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान यूनियन का गठन करते हुए एक सम्मेलन बुलाया था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में टाटा टोपे की भूमिका के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। टाटा टोपे की भूमिका के संदर्भ में असत्य कथन यहाँ पर बताना है। देखिए, 1857 की क्रांति में टाटा टोपे ने ग्वालियर के विद्रोहियों का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। टाटा टोपे ने सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में प्रवेश किया, यह भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, 18 अगस्त 1857 को कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ टाटा टोपे का युद्ध हुआ। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 18 अगस्त डेट है वो गलत दे रखी है, बाकी इसमें सही है। कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट के साथ में टाटा टोपे का युद्ध हुआ था, ठीक है। डेट गलत दे रखी है, यहाँ पे 18 की जगह 9 अगस्त आना चाहिए था। 18 अगस्त के बाद यानी कि 18 अगस्त की जगह 9 अगस्त आता तो ये कथन है वो सही होता, लेकिन ये टाटा टोपे के संदर्भ में ये कथन है ये गलत दे रखा है। टाटा टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई, ये तो बिल्कुल सभी को पता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है क्योंकि ये असत्य कथन है। 26 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में आमेर के राजा मान सिंह ने डूंगरपुर के आस्करण को पराजित कर डूंगरपुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? किस वर्ष में आमेर के राजा मान सिंह ने डूंगरपुर के आस्करण को पराजित कर डूंगरपुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1572 में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1572 में। आगे देखिए, मारवाड़ के राव चंद्रसेन के बारे में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राव चंद्रसेन 1557 ईस्वी में मारवाड़ का शासक बना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चंद्रसेन है ये 1562 में शासक बने थे, ठीक है। राव चंद्रसेन की माता स्वरूपदे व पिता राव मालदेव थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये कथन है ये इसमें बिल्कुल सत्य कथन है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सत्य कथन है ये। आगे देखिए, इसने उत्तराधिकारी संघर्ष के समय अकबर के आक्रमण को विफल किया, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। विफल नहीं किया था, चंद्रसेन को बादराजून जाना पड़ा था, ठीक है, और अकबर ने आक्रमण कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। ये भी कथन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य कथन है। देखिए, 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की, ये भी गलत हो जाएगा। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कथन सत्य है, वो है बी नंबर का। देखिए, इससे आपकी तैयारी है वो बहुत शानदार होगी। ये मॉडल पेपर बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है, ठीक है। और जिसने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, इससे काफ़ी सारे आपके टॉपिक हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं साथ के साथ में, ठीक है। जो आपने नई चीज़ें पढ़ी है वो भी आपके यहाँ पे क्लियर हो रही है। देखिए, 3 राजाओं चाचिंग, सिंधुल और यशोराज का वध किस चौहान शासक द्वारा किया गया? दोस्तों, 3 राजाओं चाचिंग, सिंधुल और यशोराज का वध किस चौहान शासक द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजयराज द्वारा किया गया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये चौहान शासक था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
29 नंबर प्रश्न है, सांबर के चौहानों के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों, असत्य कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए यहां पर है, चौहान वंश का स्वर्णकाल विग्रहराज चतुर्थ के समय था, बिल्कुल सही है। वाकपति राज प्रथम ने महाराजा की उपाधि धारण की, ये भी बिल्कुल सही है। महाराजा धीराज की उपाधि सिंहराज ने धारण की, ये भी बिल्कुल सही है। जब तीन सही हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक क्या होगा, गलत ही होगा। यहाँ पे देखिए, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि गोविंदराज तृतीय ने धारण की, तो यहाँ पे गोविंदराज तृतीय ने धारण है वो नहीं की, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो धारण किसने की थी, तो दोस्तों एक तो की थी पृथ्वीराज प्रथम ने, और एक की थी दोस्तों अरुणोराज ने। इन दोनों ने दोस्तों परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह असत्य कथन है। 30 नंबर प्रश्न है, प्रतिहारों की प्रांतीय शासन व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों का सही क्रम है। प्रतिहारों की प्रांतीय शासन व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों का सही क्रम है, तो वो क्रम कौन सा है, वो क्रम है दोस्तों भुक्ति, मंडल, विषय, पथक, चतुर्शितिका, ग्राम। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। दोस्तों यहां पर अपने को क्या करना है, असत्य कथन यहां पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें असत्य कथन, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। आहड़ ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान में लोह धातु के पात्र प्राचीनतम साक्ष्य चित्र सलेटी रंग की मद्र भांड संस्कृति PGW से प्राप्त हुए हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में लोह धातु के पात्र के प्राचीनतम साक्ष्य काले एवं लाल रंग की मद्र भांड संस्कृति में पाए हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए सलेटी रंग, ये गलत दे रखा है, इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। काले एवं लाल रंग की मद्र भांड संस्कृति में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा के हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में कोट दीजी के स्थान पर भी मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। 32 नंबर का प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आहड़ की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे, ये भी दोस्तों क्या है इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा देखिए, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 2100 से 1500 ईस्वी तक माना है, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों आहड़ सभ्यता का जो समृद्ध काल है डॉक्टर गोपीनाथ ने 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है, ये सन है यहाँ पर गलत दे रखी है, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आहड़ सभ्यता से बाट एवं माप छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस सभ्यता स्थल को पुरातत्व का पुष्कर की संज्ञा दी जाती है, बताइए किस सभ्यता स्थल को पुरातत्व का पुष्कर की संज्ञा दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गणेश्वर को, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गणेश्वर को। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दुर्ग के जल स्रोत को गोरक्त व गोमांस द्वारा दूषित करवा दिया, यह करते दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने किस किले के आक्रमण के दौरान किया था, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा वो है अलाउद्दीन खिलजी के 1308 ईस्वी के सिवाना दुर्ग के आक्रमण के समय उन्होंने ये कृत्य किया था। ठीक है, यानी कि सीधा सा अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो दोस्तों गाय को कटवाकर और जो दुर्ग के अंदर जो जल स्रोत था, कुआं था, उसमें फिकवा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस चौहान शासक ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की, राइट आंसर हो जाएगा वो की थी दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के लोक देवता
राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है। यहाँ पे देखिए, गोगा जी को महमूद गजनवी का समकालीन माना जाता है। गोगा जी को महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बताइए, अच्छा प्रश्न है ये, और अपने को यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, लोक देवताओं के संदर्भ में अपने को ये कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन यहाँ पर बताना है। असत्य कथन, 4 कथन दे रखे हैं, अपने को यहाँ पर असत्य कथन यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला कथन तो अपना इसमें क्या है, बिल्कुल सही है कि गोगा जी को महमूद गजनवी का समकालीन माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, पाबू जी की यशोगाथा नायक जाति के लोग रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों, पाबू जी की जो यश गाथा है, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर रबारी जाति के द्वारा, दोस्तों माठ वाद्य यंत्र के द्वारा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक होता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा मित्रों, एक चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक होती है फड़, और एक होती है पवाड़े, और एक होता है यश गाथा। ठीक है, और ये तीनों अलग अलग जाति के द्वारा ये गाए जाते हैं। दोस्तों देखिए, पाबू जी की फड़ है, ये नायक जाति के भोपे द्वारा रावण हत्या के साथ गाए जाते हैं। तो यहाँ पर यश गाथा दे रखी है। ठीक है, और मैंने अभी बताया फड़ के बारे में, अब बता रहा हूँ मैं आपको पवाड़े के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पाबू जी के जो पवाड़े हैं, ये नायका या रबारी जाति द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ पढ़े जाते हैं। ठीक है, और अब आता है दोस्तों इसमें यश गाथा। तो दोस्तों पाबू जी की जो यश गाथा है, ये थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ ये पाबू जी की यश गाथा गाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यश गाथा की बात हो रही है, और यहाँ पर वाद्य यंत्र कौन सा आता है, सारंगी आता है। ठीक है, और नायक की जगह कौन सी जाति आती है, तो दोस्तों थोरी जाति आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन, सॉरी इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें असत्य कथन है। ठीक है, तीसरा देखिए, इसमें रामदेव जी की मूर्ति पूजा में विश्वास, रामदेव जी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल सही है। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन गलत है, और वो है दूसरा नंबर का। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, सुगाली माता के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। सुगाली माता के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, सुगाली माता कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी मानी जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, इस देवी के 54 सिर और 10 इस देवी के 54 भुजा और 10 सिर हैं, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य मंदिर आवा पाली में है, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। सुगाली माता की 1857 की क्रांति के समय मूर्ति वर्तमान में जयपुर स्थित एक संग्रहालय में रखी हुई है, ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए सुगाली माता की जो मूर्ति है, ये दोस्तों 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा अजमेर लाई गई थी, और अजमेर में लाकर रखी गई थी, जिसे वर्तमान में पाली संग्रहालय को सौंप दिया गया है। यहाँ पर ये गलत दे रखा है 4था नंबर का, और यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए, राजस्थान के प्रमुख संतों के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए संत पीपा ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को एक युद्ध में पराजित किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, संत पीपा की गुफा समदड़ी गांव बाड़मेर में स्थित है, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि बाड़मेर जिले के समदड़ी ग्राम में संत पीपा का मंदिर बना हुआ है,
लेकिन संत पीपा की जो गुफा है वो दोस्तों टोंक जिले में टोडा राय सिंह के समय टोडा राय सिंह में ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। ठीक है, आगे देखिए, वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है, इनका संबंध है वो डूंगरपुर जिले से है। बिल्कुल सही बात है इनका संबंध। आगे देखिए, संत धन्ना रामानंद के शिष्य थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए, यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, दुर्गों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग हैं। देखिए, यहाँ पर अपने को सत्य कथन बताना है, 3 कथन दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, ये कथन है, ये पहला कथन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग ओदक दुर्ग को बताया गया है। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए, कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो गिरि दुर्ग को बताया है। कौन से दुर्ग को? गिरि दुर्ग को बताया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसमें भारत में राजस्थान दुर्गों की संख्या में प्रथम स्थान रखता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा दुर्गों की संख्या है वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद में मध्य प्रदेश में, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहला ही कथन है वो सत्य है, बाकी दोनों गलत हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान के महलों के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। महलों के संदर्भ में देखिए, बीकानेर के गजनेर महल में शार्दुल म्यूजियम स्थित है। बीकानेर के गजनेर महल में शार्दुल म्यूजियम है वो स्थित है। ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ये लालगढ़ पैलेस में स्थित है। दोस्तों पहला कथन गलत। दूसरा देखिए, डीग के जल महल विश्व के सबसे बड़े आवासीय महल है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा ये भी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसमें चित्र पैलेस में घड़ियों का संग्रहालय है। चित्र पैलेस में घड़ियों का संग्रहालय है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और देखिए, इसमें देश का पहला हेरिटेज होटल आमेर जयपुर, ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए, देश का पहला हेरिटेज होटल है वो अजीत महल जोधपुर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी आवासीय महल है। ठीक है, ये सबसे बड़े जो आवासीय महल है ये दोस्तों इसमें ये चित्र पैलेस, ठीक है, चित्र उम्मेद महल पैलेस जोधपुर, ये विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है, और वो सत्य है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, देखिए, एक तरफ चित्रकार है, दूसरी तरफ चित्रशैली है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर चित्रकार हैं और दूसरी तरफ चित्रशैली है, सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हरदेव भगवान घासीराम, हरदेव भगवान घासीराम, ठीक है, ये कौन सी शैली से संबंधित हैं? दोस्तों ये हैं नाथ द्वारा शैली से संबंधित। कौन सी शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा शैली से संबंधित। धनराज जयनाथ कृपाराम उमरा, ये कौन सी शैली से संबंधित है? ये दोस्तों मेवाड़ शैली से संबंधित है। केलवा बगता चोखा, ये कौन सी शैली से संबंधित है? ये देवगढ़ शैली से संबंधित है। भीमा काशीराम रामलखन, ये उनियारा शैली से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए ख, घ, ग और क। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन है, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्षेत्रीय लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्न जोड़ों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जोड़े दे रखे हैं 6, और अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए गुड़ला नृत्य मारवाड़, गुड़ला नृत्य मारवाड़ बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य नागौर, ये दोस्तों गलत दे रखा है, नागौर नहीं जालौर। ठीक है, ढोल नृत्य कहाँ पर होता है? तो ये जालौर में होता है। ठीक है,
तो ये दूसरा नंबर का गलत, ठीक है। बम नृत्य भरतपुर, ये बिल्कुल सही है। बम नृत्य कहाँ पर होता है? भरतपुर में होता है, ठीक है। बिंदोली नृत्य अजमेर, दोस्तों बिंदोली नृत्य अजमेर गलत हो जाएगा। बिंदोली नृत्य कहाँ पर होता है? झालावाड़ में होता है, ठीक है। शिकारी नृत्य बारा, दोस्तों यहाँ पर देखिए शिकारी नृत्य, ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। और झूमर नृत्य हाड़ौती, दोस्तों यहाँ पर झूमर नृत्य, ठीक है, हाड़ौती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से सही है। इसमें देखिए 1 3 सॉरी ये शिकारी नृत्य 12 में भी होता है, भीलवाड़ा में भी होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1 3 5 और 6, ठीक है। 1 3 और 5 और 6 ये सत्य हैं इसमें, ठीक है। शिकारी नृत्य 12 में भी होता है, भीलवाड़ा में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा देखिए ये 1 3 5 6 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। असत्य कथन देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए संगीतज्ञ भाव भट्ट बीकानेर शासक है, अनूप सिंह का दरबारी था, बिल्कुल सही है। झारोवा लोकगीत जैसलमेर जिले में गाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ढोला मारू जोधपुर का लोकगीत है, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ढोला मारू है ये सिरोही का लोकगीत है, इसे डाडी गाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है। पंडित जसराज का संबंध राजस्थान के मेवात संगीत घराने से रहा है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित त्योहारों और मनाए जाने के समय अंग्रेजी माह से असंगत जोड़ा कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, मार्च अप्रैल में मनाई जाती है। अक्षय तृतीया ये अप्रैल से मई में मनाई जाती है दोस्तों, ठीक है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। रक्षाबंधन है ये जुलाई अगस्त में मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गणेश चतुर्थी नवंबर दिसंबर, ये गलत हो जाएगा इसमें। दोस्तों गणेश चतुर्थी है ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है और इस समय अगस्त सितंबर का महीना होता है। तो यहाँ पर नवंबर दिसंबर गलत दे रखा है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नेहरू जी ने ओल्बो कृति के लेखक कौन है? नेहरू जी ने ओल्बो कृति के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है रेवतदान। कौन है? रेवतदान है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कवि रेवतदान। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के लोक कलाकार जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होकर इतिहास रचा। राजस्थान के लोक कलाकार जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होकर इतिहास रचा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मामे खां। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मामे खां। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसकी जो शुरुआत है 1 मई 2022 से की गई। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन अस्मिता किस जिला कलेक्टर की पहल है? ऑपरेशन अस्मिता किस जिला कलेक्टर की पहल है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बूंदी जिला कलेक्टर की ये पहल है, ठीक है। नाम क्या था? रेणु जयपाल, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ऑपरेशन संबल का संबंध है, ऑपरेशन संबल का संबंध है वो किससे है? जयपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित। दोस्तों ये ऑपरेशन संबल है ये जिले के नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने से संबंधित है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे सिल्कोसिस पोर्टल का शुभारंभ किस विभाग द्वारा किया गया? सिल्कोसिस पोर्टल का शुभारंभ किस विभाग द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा किया गया, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। अब देखिए आगे 51 नंबर का प्रश्न, असुमेलित युग्म कौन सा है वो बताना है। एक तरफ लिफ्ट नहर है, दूसरी तरफ लाभान्वित जिले हैं। अब यहां पे देखिए दोस्तों इसमें चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर झुंझुनू, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर झुंझुनू बिल्कुल सही है।
कंवरसेन गंगानगर बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी नागौर दे रखा है दोस्तों। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से बीकानेर जिला लाभान्वित होता है, ठीक है। नागौर केवल पन्नालाल लिफ्ट नहर से लाभान्वित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें पन्नालाल बीकानेर बिल्कुल सही है, बीकानेर और नागौर भी होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, असुमेलित युग्म है, मध्यम सिंचाई परियोजना है और दूसरी तरफ लाभान्वित जिले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मनोर थाना सिंचाई परियोजना, ये जयपुर गलत दे रखा है। ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये झालावाड़ में है दोस्तों। कहाँ पर है, झालावाड़ में, ठीक है। और छापी मध्यम सिंचाई परियोजना ये झालावाड़ में बिल्कुल सही है। औरई चित्तौड़गढ़ में है। इंदिरा लिफ्ट सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य है। आगे देखिए, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण नीति लागू की? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है जोधपुर ने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर ने। आगे देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो वो सही क्रम है, वो है दोस्तों कोटा, धौलपुर, जालोर। कोटा, धौलपुर, जालोर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान में किस क्रम की औद्योगिक नीति लागू की गई है? कौन से क्रम की औद्योगिक नीति लागू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 5वीं औद्योगिक नीति है वो लागू की गई है इसमें, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे गोवंश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। अपने को सत्य कथन बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। देखिए, राजस्थान गोवंश के मामले में 8वें नंबर पर है। गोवंश के मामले में 8वें नंबर पर है। ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 6ठे स्थान पर है, 8वें स्थान पर नहीं है ये, ठीक है। और राठी गाय लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है ये इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित युग्म कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ कृषि अनुसंधान केंद्र है, दूसरी तरफ स्थान है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बाजरा अनुसंधान केंद्र है मंडोर, बाजरा अनुसंधान केंद्र है मंडोर, बिल्कुल सही है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है जोधपुर है, वो गलत दे रखा है दोस्तों। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दुर्गापुरा, जयपुर में है, ठीक है। खजूर एवं बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा क्योंकि ये असुमेलित है। 58 नंबर प्रश्न में देखिए, असुमेलित युग्म कौन सा है बताना है। एक तरफ प्रथा है भील जनजाति की और दूसरी तरफ संबंध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कट्टा प्रथा, दोस्तों जो कट्टा प्रथा है, ठीक है, ये मृत्यु बोझ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अटक है, ये गोत्र से संबंधित है। सुवटिया है, ये गीत है। और भराड़ी, ये यहाँ पर कुल देवी। दोस्तों भराड़ी विवाह के अवसर की देवी का चित्र बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भीलों की कुल देवी, भीलों की कुल देवी तो कौन सी होती है? आमजा माता, ठीक है, या केलड़ा माता भी जिसको आप बोल सकते हैं। ये भराड़ी क्या है, एक विवाह के अवसर पर देवी का चित्र बनाया जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गरासिया जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु पर बनाया गया मिट्टी का स्मृति स्मारक कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों, बताइए, उसको कहते हैं दोस्तों हुर्रे। क्या कहते हैं? हुर्रे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार उद्योग क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। 2 कथन यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 24.67% है, ठीक है, 24.67% है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान सीसा दस्ता जिप्सम कैल्साइट का एकमात्र उत्पादक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पहला कथन ही है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, चर्चित देश श्रीलंका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए, इसमें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, गलत हो जाएगा दोस्तों। श्रीलंका की राजधानी है वो जयवर्धनेपुरा है, ठीक है, जयवर्धनेपुरा।
देखिए महावेली गंगा यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सुमेलित युग्म बताना है कौन सा है, एक तरफ यूरोपीय देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इटली की राजधानी रोम है, बिल्कुल सही है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, बिल्कुल सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, बिल्कुल सही है। बेल्जियम की राजधानी यहाँ पे तिराना दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। तिराना है ये अल्बानिया की राजधानी है, ठीक है। और जो बेल्जियम की राजधानी है वो है ब्रुसेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पर विचार करें। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए भारत का कुल वनावरण 21.73% रहा है, बिल्कुल सही है। झाड़ियों का प्रतिशत 1.42% रहा है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य हैं इसमें, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वृक्ष तथा वनावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, इसमें वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यह नदी कोयल व शंख नदियों से मिलकर बनी है। प्रसिद्ध शहर राउरकेला इस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी की विशेषता है, बताइए। यह विशेषता है, ये ब्राह्मणी नदी की विशेषता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से 3 नदियों का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, एक नदी का उद्गम किसी अन्य स्थान से होता है, तो वो कौन सी नदी है, वो है दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम है ये दोस्तों कहाँ से होता है, तो ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के समय भारत के किस स्थान पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों थार के मरुस्थल का, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पछुआ पवने, देखिए विश्वत पछुआ प्रवाह सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्वत पछुआ प्रवाह सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कर्क रेखा के निकट निम्न वायुदाब का क्षेत्र ITCZ कहलाता है, ITCZ कहलाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। सॉरी इसमें देखिए कर्क रेखा के नहीं, भूमध्य रेखा के। अब यहाँ पे अपने को असत्य कथन बताना है, ठीक है। असत्य कथन यहाँ पर अपने को क्या करना है, बताना है, ठीक है। यहाँ पे कर्क रेखा नहीं आएगा, यहाँ पे भूमध्य रेखा होता तो ये बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा के निकट निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वो ITCZ कहलाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए ITCZ स्थायी क्षेत्र होता है दोस्तों, ITCZ है ये स्थायी क्षेत्र है, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए नेपाल हिमालय का विस्तार है, तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, नेपाल हिमालय का जो विस्तार है ये काली से तीस्ता के मध्य है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इस मैदान की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, यहाँ महीन कंकर पत्थर रेत चिकनी मिट्टी का निक्षेप है, किस भाग की विशेषता है। तो दोस्तों ये विशेषता है तराई भाग की विशेषता है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाले देशों का सही क्रम है। न्यूनतम जनसंख्या वाले देशों का सही क्रम है वो कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें वेटिकन सिटी तबालू, ठीक है। वेटिकन सिटी तबालू, ठीक है। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 100 है, ठीक है। और तबालू जो प्रशांत महासागर में स्थित है इसकी आबादी लगभग 11,000 है, ठीक है। आगे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों का सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम है वो है दोस्तों मोनाको, ठीक है, मकाओ, हांगकांग, सिंगापुर, ठीक है। दोस्तों मोनाको का जो घनत्व है वो 23,660 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक है, याद रखना। और मकाओ का है 17,699 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में।
राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, भारत ने यूएसए से हार्पून मिसाइल आयात को मंजूरी दी है। भारत ने यूएसए से हार्पून मिसाइल आयात को मंजूरी दी है। दोस्तों इसमें क्या है, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। भारत ने यूएसए से हार्पून मिसाइल आयात को मंजूरी दी है, गलत हो जाएगा। दोस्तों बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित हार्पून मिसाइल भारत यूएसए से खरीदेगा, ठीक है। बराक मिसाइल भारत इजराइल से खरीदता है। तो यहाँ पर देखिए, भारत व रूस में AK-203 राइफल खरीदने हेतु समझौता हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहला कथन है वो गलत है, दूसरा कथन इसमें सत्य है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौते को क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया दोस्तों AUKUS, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन, सॉरी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी महासागरीय जलधारा हिंद महासागर की जलधारा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए सुसीमा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सुसीमा, ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बरमुडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर में स्थित है, बरमुडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है। अपने को यहाँ पे असत्य कथन नहीं है, सॉरी सही है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए बरमुडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर देखिए अटलांटिक महासागर 9.22 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/6 भाग है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर बरमुडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है, ये भी बिल्कुल सही है। असत्य कथन नहीं है तो कौन सा नहीं है, दोनों ही नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है, वाइगोत्स्की द्वारा बताई गई शब्दावली जिसका अर्थ है कि बालक अपने, अब मनोविज्ञान के प्रश्न है वो अपने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा बताई गई शब्दावली जिसका अर्थ है कि बालक अपने से अधिक सक्षम लोगों की सहायता से ज़्यादा सीखता है। अकेले सीखने की तुलना में वाइगोत्स्की ने इसे ज़्यादा सीखने का नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया गया है दोस्तों ZPD नाम दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फाई घटना है दोस्तों, ये फाई घटना है, ये घटना है गति संबंधी भ्रम। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए व्यवहारवाद की नींव कब पड़ी दोस्तों, व्यवहारवाद की नींव है ये 1924 में JB वाटसन ने व्यवहारवाद नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इसके बाद व्यवहारवाद की नींव पड़ी। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विकल्प को न चुन पाने की अक्षमता जो एक साथ लक्ष्यों, इच्छाओं और आवश्यकताओं की उपस्थिति के कारण पैदा होती है, यह स्थिति है दोस्तों, यह स्थिति है द्वंद्व में। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, एक मानसिक युक्ति जो इदम के हानिकारक आवेगों को रोकती है तथा चिंता को कम करती है कहलाती है। तो दोस्तों ये क्या कहलाती है, ये प्रतिरक्षा प्रक्रिया कहलाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक की नैतिकता का आधार उसके परिवार को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तीसरी अवस्था को माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। पहली और दूसरी अवस्था खुद से, तीसरी अवस्था परिवार से, और चौथी और पांचवी अवस्था समाज से, और छठी मानवता से, ठीक है। आगे देखिए इरिक्सन ने बालकों के विकास को कितने प्रकार से समन्वित किया है। राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार से समन्वित किया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। व्यक्तिगत विकास, स्वयोगात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग सामर्थ्य, प्रवीणता, समता एवं दक्षता के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अभिरुचि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अभिरुचि।
आगे देखिए, सृजनात्मकता का अस्तित्ववादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रस्तुत किया गया था दोस्तों विलियम वुड के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विलियम वुड के द्वारा। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, मानसिक मंदता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? मानसिक मंदता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें जीन इटार्ड ने। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीन इटार्ड ने। आगे देखिए, टीली एमलेविंस ने विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों कितने प्रकार बताए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, सीधा सा मैं आपको बोलूँ तो दोस्तों इसमें 6 प्रकार बताए हैं, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता अल्प स्वेगात्मक बुद्धि वाले बालकों की नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जिम्मेदारी लेने की प्रवृत्ति। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक छोटी बालिका अपनी दादी के पास रहना पसंद करती है, यह किस नियम की ओर संकेत करती है? तो यह कौन से नियम की ओर संकेत करती है? तो दोस्तों प्रभाव के नियम की ओर संकेत करती है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस सिद्धांत में माना जाता है कि मानव का स्वभाव सबसे पूर्ण एवं संगठित स्वरूप को ही देखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है गेस्टाल्ट सिद्धांत, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बुद्धि का बालू का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, थॉर्नडाइक। आगे देखिए, किसी व्यक्ति में वात्सल्य अधिक होता है तो किसी व्यक्ति में विषाद, यह किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है स्वेगात्मक आधारित भिन्नता, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 16 पीएफ प्रशिक्षण 16 पीएफ परीक्षण के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है केटल, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, केटल। आगे देखिए, किस अभिकर्मित अनुदेशन में विषय वस्तु की निपुणता पर बल दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है मैथेटिक अभिकर्मित अनुदेशन में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एक शिक्षक बालकों में किस प्रकार की अभिवृत्तियों को पैदा कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है जिस अभिवृत्ति का शिक्षक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व कल्याण एवं विश्व विकास के लिए जिम्मेदार अधिगम है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों समस्या समाधान अधिगम, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से असत्य कथन है तो वो असत्य कथन कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए, असत्य कथन यहाँ पर अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेंजविग हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को सीधा सा क्या बताना है कि असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, ये कथन तो इसमें क्या है, ये कथन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारत सरकार में पेट्रोल 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य 2025 तक रखा है, बिल्कुल सही है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना का नोडल मंत्रालय कृषि मंत्रालय है, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों जो नोडल मंत्रालय है वो दोस्तों कृषि मंत्रालय नहीं है, कपड़ा मंत्रालय है, ठीक है। तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखिए, बीटा कैटोरिन युक्त पीले चावलों को गोल्डन राइस की संज्ञा दी गई है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रियल एस्टेट अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये कौन से वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये 2016 में अस्तित्व में आया, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देश में राज्य स्तर पर जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किस औद्योगिक नीति का भाग था? राइट आंसर हो जाएगा, वो है 1977 की औद्योगिक नीति का, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों असत्य कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप वीडियो स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं इन ऑप्शनों को। पहला, दूसरा और तीसरा कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। चौथा, इसमें देखिए, सहभागिता नोट से निवेशकों के लिए सेबी में पंजीकृत होना अनिवार्य है, तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो सेबी में पंजीकृत हुए भी बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के प्रथम पेपर के लिए तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। दोस्तों प्रश्न बहुत ही हाई लेवल के हैं और थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है। इससे क्या है कि टफ पेपर देने से आपका स्कोर है वो जैसे कोई एकदम से इजी पेपर आएगा तो आप उसमें आपका स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको रोजाना टेस्ट देना है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।